कई बार फील किया होगा कि आपको जब जुकाम हो जाता है तो उस टाइम पे तुमने फील किया होगा खाने का टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि जुकाम के टाइम पे क्या हुआ, तुम्हारी नाक बंद, अब खाने का टेस्ट बदल गया, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तो अपना काम कर नहीं रहे हैं। तो अपने को टंग तक यहाँ समझ में आया। अब टंग के बाद अपन बात करते हैं अपने दांतों के बारे में, यानी कि टीथ। तो हम ले लेते हैं टीथ को, बक्कल कैविटी में ही मौजूद होंगे। किराने की दुकान पे पूछते क्या जीरोमोटो मिलेगा, उसने कहा हाँ मिलेगा, तो दो भाई। अब क्या हुआ कि मैगी जब आई वापस से लौट करके, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो बना रहे थे मैगी, पहले मैगी कंपनी क्या करती थी, एक पैकेट में मान लो चुटकी भर के डालती थी अजीनोमोटो, या इन्हें क्या किया, एक पैकेट में चौथाई चम्मच डालना शुरू कर दिया। अब उसकी वजह से क्या आपको लगा कि यार ये तो बड़ी टेस्टी है, एकदम बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो वो टेस्ट किसकी वजह से आता है, अजीनोमोटो की वजह से। तो कुल मिलाकर के अब टेस्ट कितने होते हैं, अपन कितने मानते हैं, 5। और जो भी फूड का फाइनल टेस्ट है वो केवल आपकी टंग की वजह से नहीं होता। आपने कई बार फील किया होगा कि आपको जब जुकाम हो जाता है तो उस टाइम पे तुमने फील किया होगा खाने का टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि जुकाम के टाइम पे क्या हुआ, तुम्हारी नाक बंद, अब खाने का टेस्ट बदल गया, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तो अपना काम कर नहीं रहे हैं। तो अपने को टंग तक यहाँ समझ में आया। अब टंग के बाद अपन बात करते हैं अपने दांतों के बारे में, यानी कि टीथ। तो हम ले लेते हैं टीथ को, बक्कल कैविटी में ही मौजूद होंगे। अब हमारी बक्कल कैविटी में जो टीथ पाए जा रहे हैं इनके बारे में आप देखिए। जब आप बात करते हैं टीथ के बारे में तो देखो एनसीईआरटी सबसे पहली बात कहती है कि हार्ड च्यूइंग सरफेस वाला बोर्ड नहीं आ रहा, तुम्हें तो दिख रहा है, इसमें कहां तक आ रहा है, बस यही तक। अच्छा तो चलो भाई इसी को लिखो। नहीं अभी आगे चालू करके गए। बेटा देख फिर बाद ही बात कर लीजिए, क्या करेंगे इतनी जल्दी बात कर, आगे बढ़े। ओरल कैविटी प्रॉपर, चलो नहीं जल्दी करो भाई, फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए देखें अब बेटा देखो टीथ के बारे में एनसीईआरटी ने क्या क्या कहा है। तो देखिए टीथ के बारे में कहा कि हमारे टीथ का हार्ड च्यूइंग सरफेस जो है ये किसका बना होता है, बताओ जरा। हार्ड च्यूइंग सरफेस किसका बना, इनेमल। तो आपने कहा कि हमारे टीथ का हार्ड च्यूइंग सरफेस कौन से केमिकल का बना, इनेमल। इनेमल आपको याद होगा कि हम इसको कहते हैं कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस की टिश्यू सब्सटेंस कहते हैं। तो आपने कहा कि ये इनेमल जो है बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब बात आती है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है क्यों, तो भाई बोन हार्ड किसकी वजह से थी, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। तो मतलब कैल्शियम या बोन से ज्यादा की कम, ज्यादा। यहाँ इनेमल के पास कैल्शियम का जो अमाउंट है ये लगभग 97% होता है। कितना है, 97% होता है। तो आपने कहा 97% इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, इस वजह से बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया। एंड इट इज सेक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल ने सेक्रीशन किया, तो मैंने कहा कि सेक्रीशन करने वाली सेल का नाम है अमीलोब्लास्ट सेल। और ये जो अमीलोब्लास्ट सेल है ये बेटा ओरिजिन में होती है एक्टोडर्मल। ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। यानी कि आपके टीथ का हार्ड च्यूइंग सरफेस
ओरिजिन में कैसा हो गया, एक्टोडर्मल हो गया। अब देखो, अगर एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि हार्ड च्यूइंग सरफेस एनामेल का बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा दांत एनामेल का बना है या दांत में और भी कुछ है, और भी कुछ मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि टीथ का जो रेस्ट पार्ट है ये किसका बना हुआ है, तो अपन ने कहा कि बाकी का पार्ट बना है डेंटाइन का। बाकी पार्ट किससे बना, डेंटाइन से। ये जो डेंटाइन है ये बेटा होता है बोन लाइक, किसके सिमिलर है, बोन लाइक है। और यहां पर पाई जाने वाली सेल का नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। सेल का नाम क्या है, ओडोंटोब्लास्ट। जैसे बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट पाई जा रही थी, वैसे यहां पे कौन सी सेल है, ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती है। अब ये ओडोंटोब्लास्ट सेल अगर मौजूद है और बोन के सिमिलर है, तो बोन तो आपका कनेक्टिव टिश्यू था, और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मल। तो यानी कि इसका ओरिजिन कैसा हुआ, मेसोडर्मल। तो अब हमने क्या कहा कि हमारा जो टीथ है ये पार्शियली एक्टोडर्मल है और पार्शियली मेसोडर्मल। यानी कि टीथ का ओरिजिन कितनी जर्म लेयर से हुआ, तो कुछ पार्ट एक्टोडर्म और कुछ पार्ट मेसोडर्म। क्या हुआ बेटा, नींद आ गई, फीवर है, अच्छा अच्छा हो देखिए, कुछ सो जाओ, दवाई भाई बनाए, खा के आए, चाय भाई नहीं, समोसा नहीं, तो चलिए अब जरा ध्यान। हमने कहा कि हमारे टीथ का ओरिजिन कैसा था बेटा, एक्टोमेसोडर्मल। अब अगला देखिए, ह्यूमन टीथ के लिए हम कुछ एक टर्म्स यूज करते हैं। कौन कौन सी टर्म यूज की जाती है, तो पहली टर्म है हेटेरोडोंट। पहली टर्म कौन सी, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या हुआ, दांत सारे एक जैसे कि अलग अलग, अलग। जब अगर सारे दांत एक जैसे हो तो कंडीशन को क्या कहा, होमोडोंट। अलग अलग हो तो हेटेरोडोंट। दांत पाए जाते हैं 4 तरह के। पहले का नाम इंसाइजर, पहले कौन से हुए, इंसाइजर। दूसरे का नाम कैनाइन, तीसरे को प्रीमोलर, और चौथा मोलर। तो 4 तरह के दांत, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनमें से इनके कैरेक्टर देखिए। इंसाइजर के बारे में हम कहते हैं कि ये चिसेल शेप है। चिसेल का मतलब है बढ़ई के पास लकड़ी छीलने के लिए एक हथौड़ा होता है जो आगे की तरफ चौड़ा सा और पैना सा होता है, उसको बोलते हैं चिसेल। तो ये कैसे होते हैं, चिसेल शेप होते हैं। तो हमने कहा कि इंसाइजर का शेप कैसा रहेगा, चिसेल शेप होगा। और इंसाइजर का काम होता है क्या, कि ये चीजों को कट करने के काम आते हैं। कैनाइन, कैनाइन टीथ क्या है, पॉइंटेड है। कुत्ते का जूलॉजिकल नेम बताओ क्या है, कुत्ते का जूलॉजिकल नेम कैनिक्स। जब भी कुत्ते को तुम्हें डराना होता अपने कैनाइन दिखाता है, तो कैनाइन से उसका नाम क्या पड़ा, कैनिक्स। कार्निवोर एनिमल्स के अंदर ज्यादा डेवलप्ड होते हैं और भूतों के अंदर भी ज्यादा डेवलप होते हैं। अभी ध्यान दिया, भूत वाली जितनी पिक्चर होती है सब में ज्यादा डेवलप दांत कैनाइन। तो अपन ने कहा कैनाइन, जब भी अगर सामने वाले का खून पीना हो तो उसके काम कौन आता है, कैनाइन काम आता है। कैनाइन के बाद फिर कौन सा आया, प्रीमोलर। प्रीमोलर का शेप लगभग होता है ट्रायंगुलर। कैसा शेप रहेगा, ट्रायंगुलर शेप होता है। अब देखिए, ये जो कैनाइन और प्रीमोलर हैं, इन दोनों को मिला करके बेटा अपन बोलते हैं कार्नेसियल टीथ। क्या कहा जाता है, कार्नेसियल टीथ कहते हैं। जब भी अगर किसी चीज को फाड़ना हो तो उसके काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गन्ना जब भी अपने को छीलना होता है तो गन्ना छीलने के लिए हम कैनाइन और प्रीमोलर का यूज करते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, साइड से खाते हैं, यानी कैनाइन और प्रीमोलर अपने काम आए। फिर हमने कहा लास्ट में कौन आया, मोलर। मोलर जो है ये लगभग होते हैं रेक्टेंगुलर। तो इनका शेप कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर होता है। यहीं पर जो आपका प्रीमोलर और मोलर है, इन दोनों को मिला करके जब हम कहते हैं then they are called as cheek teeth। तो चीक टीथ किस किस को कहा जाता है, प्रीमोलर और मोलर को, क्योंकि आपके चीक रीजन में पाए जाते हैं। अब बताओ, हाथी के अंदर जो टस्क होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, इंसाइजर का। हाथी में जो टस्क है दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसाइजर। हाथी हर्बीवोर होता है तो उसके अंदर कैनाइन नहीं पाए जाते हैं,
अपर इंसाइजर मॉडिफाई होकर के उसके अंदर क्या बनाते हैं, टस्क। हालांकि टस्क फीडिंग के काम नहीं आते हैं, केवल एनिमी से खुद को बचाने या अटैक करने के काम में आते हैं। यहां पर हेटेरोडॉन्ट्स के बाद अब आप बेटा दूसरी टर्म जो यूज करते हैं, ये आप यूज करते हैं यहां पर कि ये दांत होते हैं थीकोडॉन्ट। क्या कहा जाता है, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब है कि टूथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो यहां पर हमारे जो टीथ हैं दे आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो टीथ बेटा सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है। जब अगर ये जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है तो अब इसका मतलब हुआ कि हमारी मान लेते हैं कि जॉ बोन हो गई ये ऐसे करके, ठीक। जॉ बोन के अंदर क्या बनाई, सॉकेट, और इसी सॉकेट के अंदर आपका टीथ मौजूद होगा, यानी कि टीथ यहां पर ऐसे करके लगा होगा। तो हमने कहा कि जब अगर टीथ एम्बेडेड हो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट कहा जाता है। इसके अपोजिट दो कंडीशंस और होती हैं। पहला, जबकि अगर जॉ बोन ऐसे करके हो और टीथ इसके ऊपर अगर ऐसे करके लगा हो, तो टीथ अब कहां है, जॉ बोन के एकदम ऊपर की तरफ है। ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है एक्रोडॉन्ट। क्या बोलते हैं, एक्रोडॉन्ट कहते हैं। तो बताओ ज्यादा मजबूत कौन, थीको की एक्रो? थीको ज्यादा मजबूत। एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं प्लूरोडॉन्ट। प्लूरोडॉन्ट में दांत जॉ बोन के साइड में लगा होता है, यानी कि दांत अगर कहां अटैच होता है, इधर साइड में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लूरोडॉन्ट कहते हैं। तो हमारे अंदर दूसरी कंडीशन कौन सी, थीकोडॉन्ट। अब थीकोडॉन्ट के बाद तीसरी कंडीशन आती है बेटा डाइफायोडॉन्ट। तो अगली कंडीशन कौन सी आ गई, डाइफायोडॉन्ट। इसका मतलब होता है कि टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। दांत लाइफ में कितनी बार आए, 2 बार। अगर दांत लाइफ में 2 बार आते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, डाइफायोडॉन्ट कहा जाता है। अब लाइफ में 2 बार जब आएंगे दांत, तो अब आप देखिए यहां पर 2 तरीके के दांत हो जाएंगे। एक तो पहले जो आए इनको अपन क्या कहेंगे, मिल्क टीथ, क्योंकि ये आ तब रहे हैं जब हमारे फूड का ज्यादातर कंपोनेंट कौन बनाता है, मिल्क। इनको और कहा जाता है टेम्परेरी टीथ, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए है, टूटेंगे और इसकी जगह दूसरे दांत आएंगे, तो इनको क्या कहा, टेम्परेरी टीथ। और हम इन्हें नाम एक देते हैं डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। डेसिडुएट उन लीफ को कहा जाता है जो कि आगे चल करके शेड होनी है। तो ये वाले जो दांत हैं ये आगे चल करके शेड होने हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, डेसिडुअस। तो टीथ के लिए 3 नाम कौन कौन से, मेल, टेम्परेरी, डेसिडुअस। दूसरे टाइप का टीथ जिसको अपन ने क्या कहा, परमानेंट टीथ। तो दूसरे टाइप के टीथ को क्या कहा जाएगा, परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो टीथ हमारे पास कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। तो हमने कहा कि लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए कंडीशन क्या कही, डाइफायोडॉन्ट। अब डाइफायोडॉन्ट को और अच्छे से समझने के लिए अपन बात करेंगे अपने अंदर बेटा अबाउट डेंटल फॉर्मूला, कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है हमारे अंदर। देखिए डेंटल फॉर्मूला की जब बात करते हैं तो आपको 2 बातें याद रखनी है। आपके अंदर जॉ कितने हैं, 2, एक अपर और एक लोअर। इनमें से मूवेबल कौन, अपर की लोअर या दोनों, अपर नहीं। तो हमारे अंदर केवल लोअर जॉ मूवेबल होता है, अपर जॉ मूवेबल नहीं होता। दूसरी बात, हमारे अंदर सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अपनी बॉडी को अगर दोनों लेटरल साइड के बीच में मिड लेटरल प्लेन पर कट करें तो बॉडी 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे अपर जॉ के एक हाफ में दांत पता हो तो दूसरे हाफ के अंदर दांत वही होंगे। लोअर जॉ के एक हाफ में दांत पता हो तो दूसरे हाफ के अंदर भी वही होंगे। तो यहां पर हम कहते हैं कि टीथ इन हाफ ऑफ अपर जॉ अपॉन टीथ इन हाफ ऑफ लोअर जॉ, यानी कि हाफ ऑफ अपर जॉ में
टीथ इन हाफ ऑफ लोअर जॉ। तो अपर जॉ के हाफ में अगर हमें टीथ का नंबर पता हो तो हम रिमेनिंग हाफ बता सकते हैं, और ऐसे ही हम लोअर के केस में बता सकते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूं मिल्क टीथ के बारे में, तो देखो बेटा, मिल्क टीथ में ये जो फॉर्मूला है ये होता है 2102 अपॉन 2102। फॉर्मूला क्या है? 2102 अपॉन 2102। मतलब कि यहां पर अपर जॉ के एक हाफ में इंसाइजर का नंबर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2। लोअर जॉ के हाफ में इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। मतलब कि मिल्क टीथ में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर। कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर। यहां पे अपर जॉ के एक हाफ में दांत कितने? 5, दूसरे हाफ के अंदर 5, लोअर जॉ के एक हाफ में 5 और दूसरे में भी 5, मतलब टोटल मिलाकर के दांत कितने हो गए? 20। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एडल्ट के बारे में, तो एडल्ट के लिए फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। तो क्या हुआ? 2123 अपॉन 2123। अब यहां पर जैसे आप जोड़ेंगे तो एक हाफ के अंदर कितने हो गए? 8। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हुआ? 32। कितना हो गया? 32। अब यहां पर आप देखें कि अगर मिल्क टीथ में 20 है और हमने कहा कि एडल्ट टीथ के अंदर कितने हैं? 32। तो अब मुझे बताओ कि अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि आपके अंदर ट्रूली डाइफाइडॉन टीथ कितने होते हैं, तो उत्तर क्या दोगे? किसकी खोपड़ी में नहीं चमका? क्या आंसर 20 क्यों होगा? चमका? चमका कि नहीं? नहीं, कुछ कमी है अभी। नहीं, देखो, हमने कहा कि बच्चे के अंदर कितने थे? 20। टूट करके वो 20 फिर वापस आए होंगे। तो ये वाले 20 जिंदगी में कितनी बार आए? 2 बार। पहली बार कितने थे? 20। अगली बार कितने हुए? 32। मतलब 12 जो आए वो कितनी बार आए? 1 बार। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मोनोफाइडॉन टीथ कितना होता है, तो मोनोफाइडॉन कितना हो जाएगा आपका? तो हमने कहा कि 12 दांत ऐसे होंगे जो कि मोनोफाइडॉन है। अब मोनोफाइडॉन में कौन कौन से होंगे? तो हमने कहा कि इसके अंदर एक तो आ जाते हैं आपकी प्रीमोलर, एक और आएगा प्रीमोलर। यहां नहीं थे और यहां पे है। दूसरा देखिए, यहां मोलर कितने थे? 2, यहां कितने हो गए? 3। तो यहां पर दूसरा कौन सा आता है? लास्ट मोलर। अब ये जो लास्ट मोलर टीथ है, इसका नाम क्या होता है? विजडम टूथ। क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। और अभी तुम में कल आई है कि नहीं? नहीं आई। ठीक, ये तो अपने घर पे पूछना ना, कल आई है कि नहीं आई। तुम्हारे खुद डिसाइड करने से थोड़ा होगा। तो अभी हम ये मानते हैं कि तुम में कल नहीं आई तो विजडम टूथ नहीं आया। यानी कि अगर 16, 17, 18 साल की एज में अगर पूछा जाए तो विजडम टूथ नहीं होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि 16 साल के टाइम पर देखो, अगर अकल आई होती तो ऐसे काम थोड़े करते। इसने खुद ही प्रूव कर दिया कि हाँ अभी अकल नहीं आई, अभी कुछ कमी है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पे अगर पूछा जाए 16 साल के बच्चे के बारे में, तो बेटा डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2122 अपॉन 2122। ध्यान रखना, 16 साल के बच्चे का पूछेंगे तो क्या होगा? 2122 अपॉन 2122। यानी कि विजडम टूथ तब नहीं होता। विजडम टूथ आपके अंदर माना जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या मानते हैं इसको? वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है हमारे अंदर काम कर रहा है कि नहीं? नहीं काम करता है। जब अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गन कैसा हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन है। कई बार होता है कि विजडम टूथ की वजह से दिक्कत होने लगती है और इसको हमें निकलवाना भी पड़ता है। तो अपन ने क्या कहा? डेंटल फॉर्मूला के बारे में देखा। एक बात जरा देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मोनोफाइडॉन का मतलब हुआ कि ऐसे दांत जो कि जीवन में कितनी बार आए? 1 बार। ठीक, तो उसको अपन ने क्या कहा? मोनोफाइडॉन। अब देखो, बच्चे में प्रीमोलर थे क्या? नहीं। हमारे अंदर हैं, तो मतलब प्रीमोलर कितनी बार आते हैं? 1 बार। बच्चे में लास्ट मोलर नहीं था,
एडल्ट के अंदर है, मतलब लास्ट मोलर कितनी बार आएगा? एक बार। तो ऐसे दांत को हम क्या कहेंगे? मोनोफाइडोंट कहेंगे। तो मोनोफाइडोंट टीथ का नंबर कितना हुआ? 12। एक्रोडोंट और क्लूरोडोंट टीथ बेटा मैमल्स के अंदर नहीं होते, अदर देन मैमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रॉग में बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर होता है एक्रोडोंट, और रेप्टाइल्स में से जैसे स्नेक्स वगैरह बात करते हैं तो वहां पे प्लूरोडोंट टीथ पाए जाते हैं। मैमल्स के अंदर सब में थीकोडोंट होते हैं। आगे बढ़े। एलिफेंट मैमल है, थीकोडोंट होगा। क्या? डेसिडुअस इसलिए क्योंकि बाद में शेड हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं, इसलिए कहते हैं डेसिडुअस। तो तुम्हारे साथ इतने बैठे इनमें से 2-4 बीडीएस करेंगे कि नहीं? तो इसीलिए तो करेंगे बीडीएस, तो उसके बाद बैठ के 32 ही बनाएंगे। जितने दांत की कमी हो सब लगवाओ। और डेंटल मामले में एक चीज और है, ज्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस में डेंटल कवर नहीं होता है। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस में दांत कवर नहीं करते जब तक कि किसी एक्सीडेंट में न टूटे हो, क्योंकि लोग अपने दांत खूब टेढ़े मेढ़े कराने जाते हैं। किसी को ऐसा कराना है, किसी को बड़े कराने, किसी को छोटे कराने। हाँ, कोई कोई जो है मतलब पहले की मूवीज में विलेन सोने के भी लगवाते हैं। चलो आगे बढ़े। अब क्या हुआ? इसकी भी तबीयत खराब। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? नींद आ गई? तबीयत खराब है? कैसे ही तबीयत खराब है? क्या हुआ? सिर दर्द? आगे बढ़ा जाए। देखिए अब बेटा बक्कल कैविटी के बाद अगला पार्ट आपका आता है फेरिंग्स एंड देन आएगा ईसोफेगस। तो अब बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। देखिए फेरिंग्स और ईसोफेगस को अगर हम बात करते हैं बेटा फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में, तो फिर वापस से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के एंटीरियर ओपनिंग क्या हुई? माउथ। हमारी बक्कल कैविटी के ऊपर की तरफ यहां पर क्या प्रेजेंट होगी? नेसल कैविटी, यानी नेसल चैम्बर। एंटीरियर ओपनिंग का नाम एक्सटर्नल नोस्ट्रेल, और पीछे की तरफ क्या? इंटरनल नोस्ट्रेल। फिर से एक बार देखिए जरा, यहां पर हमने कहा ये वाली ओपनिंग क्या है? माउथ। फिर इसके बाद कहा कि इसके ऊपर क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रेल। तो ये माउथ के ऊपर हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रेल। एक्सटर्नल नोस्ट्रेल से आगे जाकर के ओपन किसके अंदर हुए? नेसल चैम्बर। ये जो नेसल चैम्बर है ये आगे की तरफ ओपन किसके अंदर हुआ? इंटरनल नोस्ट्रेल। तो नेसल चैम्बर के बाद क्या गया? इंटरनल नोस्ट्रेल। अब ये जो इंटरनल नोस्ट्रेल है ये आगे जाकर के ओपन होते हैं एक चैम्बर के अंदर, और ये जो रीजन है इट विल बी अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फूड और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है ये काम कौन करता है बेटा? फेरिंग्स। तो हमने कहा कि यहां पर फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन होगा? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में हमने कहा पहली बात कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए,
यहां से होकर के फूड भी जाता है और एयर भी। फेरिंग्स को ऑल दो हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला पार्ट होता है नेसोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स। पर इन तीनों पार्ट्स के नाम पूछे नहीं गए, तो आपको बस इतना याद रख लेना है कि फेरिंग्स है जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। फेरिंग्स में आप देखिए माउथ बकल कैविटी ओपन हुआ, इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन हुए। फेरिंग्स में ही ओपन होती है यूस्ट्रेकियन ट्यूब। यूस्ट्रेकियन ट्यूब बताओ किस किस को जोड़ती है? मिडिल ईयर और फेरिंग्स। तो मिडिल ईयर और फेरिंग्स को कौन जोड़ता है? यूस्ट्रेकियन ट्यूब। तो यहां पर मौजूद है आपका यूस्ट्रेकियन ट्यूब। इसका काम है कि मिडिल ईयर के अंदर एयर प्रेशर को इक्वलाइज करेगा। अब फेरिंग्स के बाद आगे आपका कंटिन्यू क्या करता है? तो 2 ओपनिंग आएंगी। एक तो आपको यहां पर आगे की तरफ क्या दिखाई देगा? अपना विंड पाइप, जबकि पीछे की तरफ क्या दिख रहा है? फूड पाइप। आगे जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और पीछे फूड पाइप की ओपनिंग का नाम गलेट। तो आगे की तरफ यानी कि वेंट्रल साइड पर हमने क्या कहा कि क्या मौजूद होगा? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। जबकि वही पोस्टीरियर साइड पर ओपनिंग क्या रहेगी? गलेट। और गलेट इज ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। तो गलेट किसकी ओपनिंग है? ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस की ओपनिंग का नाम क्या हुआ? गलेट। तो ग्लॉटिस और गलेट 2 अलग अलग ओपनिंग हो गई। हमने कहा ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस और जबकि वहीं पर ईसोफेगस की ओपनिंग का नाम गलेट। ये जो ग्लॉटिस है इसको गार्ड करते हुए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। तो इसको गार्ड करते हुए कौन मौजूद था? एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस के बारे में आपने कहा कि कौन से टिश्यू का बना होगा? बताओ जरा। कार्टिलेज का ना? कार्टिलेजिनस फ्लैप है। एपिग्लॉटिस क्या हुआ? कार्टिलेजिनस फ्लैप है। और कौन सी कार्टिलेज का बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। तो हमने कहा कि यहां पर एपिग्लॉटिस है जिसका काम है जब आप फूड को स्वेलो करेंगे उस टाइम पर ये आपके ग्लॉटिस को बंद करता है। तो फूड को स्वेलो करते टाइम ध्यान रखें, चबाते टाइम नहीं, स्वेलो करते टाइम ये ग्लॉटिस को बंद करता है। काम किसका है? एपिग्लॉटिस का। अब अपने गले में हाथ रखो और जैसे आप मान लो आपने एक बड़ा सा लड्डू अगर निगला हो तो उसे सिमुलेट करो, कैसे निगलोगे? क्या गले में कोई मूवमेंट यहां फील हुआ? किधर गया? ऊपर के नीचे? ऊपर। इसका मतलब है कि अगर मैं मान लूं कि ये है ग्लॉटिस और ये है एपिग्लॉटिस, तो होता ये है कि मसल्स यहां भी अटैच्ड हैं, मसल्स इसमें भी पाई जाती हैं। ये आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। मतलब जो मूवमेंट है वो एपिग्लॉटिस में भी होता है और ग्लॉटिस के अंदर भी। यानी कि एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ, ग्लॉटिस नीचे। एपिग्लॉटिस कहां आया? नीचे। ग्लॉटिस कहां गया? ऊपर। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ? ये बंद हो गया। अब क्या होता है कि जब भी अगर मैं मान लो बोल रहा हूं या जब हम खाना स्वेलो नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर जो एपिग्लॉटिस है वो क्या रहेगा? ऊपर, क्योंकि तभी तो एयर जा पाएगी यहाँ पे विंड पाइप के अंदर। तो क्या होता है कि अगर आप खाना खाते खाते बात कर रहे हैं तो आप जब भी बात करेंगे तो एपिग्लॉटिस को ओपन होना होगा और फूड स्वेलो करेंगे तब एपिग्लॉटिस को क्लोज होना है। तो कभी कभी जब ये सिंक थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो इसकी वजह से अगर आप ध्यान दें तो जो फूड है वो आपका यहां से आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर एपिग्लॉटिस खुला हुआ तो फूड पहले कहां जाएगा? तो ये पहले जाएगा ट्रेकिया के अंदर। अगर आप उस टाइम पर बात कर रहे हैं एपिग्लॉटिस खुला है तब अगर फूड यहां आया तो ये कई बार क्या होता है कि ये चला जाता है आपके ट्रेकिया के अंदर। जैसे ही ट्रेकिया में जाता है तो काफी ज्यादा इंटेंस कफिंग शुरू हो जाती है। जनरली ये चीज तब होती है जब अगर आप चाय या पानी पी रहे हो और आपके सामने अगर कोई अचानक से इतनी हंसने वाली बात कर दे कि आपको हंसी आ जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा भी अगर पानी वगैरह गया ट्रेकिया में तो इसके जाते ही बहुत इंटेंस कफिंग शुरू होती है। क्योंकि आप कारण समझे, ये ट्रेकिया से आगे जाते ही अब इसके आगे लंग्स आएंगे, यहाँ आगे ओपनिंग नहीं है। अगर यहाँ फूड वगैरह कुछ भी गया तो अब ये यहाँ जाकर के सड़ेगा, इन्फेक्शन पैदा कराएगा, तो बॉडी में अब तुरंत कफिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा
तो जब भी आपसे अगर ऐसी सिचुएशन देके पूछा जाए कि कफिंग हुई तो किसकी इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से, तो नाम क्या लोगे? एपिग्लॉटिस के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से हुआ। तो हमने यहां पर कहा कि आगे की तरफ अब कंटिन्यू क्या करेगा? ईसोफेगस। और आप जानते हैं कि आगे की तरफ ट्रैकिया है जबकि पीछे की तरफ ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस अब आगे कंटिन्यू करता है। पहले ही आपका स्टार्ट कहां से हुआ था? नेक वाले रीजन से। फिर इसके बाद कहा पूरा थोरेक्स पार करेगा। थोरेक्स के बाद फिर ये आपके डायफ्राम को पार करता है और फिर ये जाकर के कहां पहुंच जाएगा? एब्डोमिनल रीजन के अंदर। यानी कि जो ईसोफेगस है ये कहां से होता हुआ ट्रेवल करता है? तो हमने कहा कि ईसोफेगस पहले कहां? नेक में, उसके बाद पूरा थोरेक्स, फिर डायफ्राम को पार किया और फिर कहा गया? एब्डोमिनल रीजन के अंदर। तो यहां पर अपन ने कहा कि इसने डायफ्राम को पार किया। डायफ्राम को जिस पॉइंट पर पार करता है ईसोफेगस, उस पॉइंट को नाम देते हैं हियाटस। तो ये क्या है? डायफ्राम। और डायफ्राम को ईसोफेगस पार कहां करता है बेटा? हियाटस पे। तो हियाटस वो जगह है जहां पर डायफ्राम को पार करता है ईसोफेगस। और ईसोफेगस जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुंचेगा तो एब्डोमिनल कैविटी में अब इससे फॉर्मेशन होता है एक और ऑर्गन का, जिसको अपन नाम क्या देते हैं? स्टमक। तो अब यहां पर आगे क्या बन गया? आपका स्टमक बना। तो यहां तक की बात पहले अपने को समझ में आई कि नहीं? डन। अब देखिए जरा टिश्यू के बारे में देखते हैं। बक्कल कैविटी की लाइनिंग कौन सी एपिथेलिया से बनी? बक्कल कैविटी की लाइनिंग मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी किसका एग्जांपल था? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। फेरिंग्स किसका एग्जांपल था? ईसोफेगस भी इसका एग्जांपल था। एनसीईआरटी ने कहा था कि जो ग्लैंड्स हैं वो सिंपल एपिथेलिया बनाता है या कंपाउंड? इसका मतलब है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस में ग्लैंड होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम है जबकि ग्लैंड कौन बनाता है? सिंपल एपिथेलियम। तो अब अगर आप ध्यान करें तो एनसीईआरटी ने जहां पे एब्जॉर्प्शन वाली टेबल बनाई है वहां टेबल पे एनसीईआरटी लिखती है म्यूकोसा ऑफ बक्कल कैविटी। या हम जनरली जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो म्यूकस है ये म्यूकस हमारे फूड को बक्कल कैविटी से फेरिंग्स और फिर उसके बाद ईसोफेगस में लेकर के जाता है। तो क्या फेरिंग्स, ईसोफेगस और बक्कल कैविटी में म्यूकस सेक्रीट होता है इसकी वॉल से या नहीं? वॉल से कोई म्यूकस सेक्रीट नहीं होता। अब आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न ये है कि या तो एनसीईआरटी एनिमल टिश्यू में गलत है जहां पे एनसीईआरटी ने कहा है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ग्लैंड नहीं बनाती है, या फिर एनसीईआरटी एब्जॉर्प्शन वाली जो टेबल है वहां पे लिखती है जबकि बक्कल कैविटी की लाइनिंग जो है वहां म्यूकोसा मौजूद होता है, तो वो गलत है क्योंकि म्यूकोसा का मतलब क्या हुआ? म्यूकस सेक्रीशन। तो या तो ये जगह गलत है या फिर एनसीईआरटी ने जो लिखा है कि जो ग्लैंड्स है वो सिंपल एपिथेलिया से बनी होती है। अब इन दोनों जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट कहां है या कैसे आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे वो आपको आज सोचना है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब ध्यान दो, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? मैंने कहा है कि एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन वाली जो टेबल है, टेबल खोलो जरा एनसीईआरटी में। लो एनसीईआरटी में आ जाओ, पेज नंबर 265 पे। माउथ के अंदर देखें, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ लिखा है। अगर म्यूकोसा ऑफ माउथ लिखा है मतलब कि माउथ में क्या होनी चाहिए? म्यूकोसा। म्यूकोसा का मतलब क्या है? म्यूकस। और वहीं पर एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा है कि ग्लैंड्स किसकी बनी होती है? सिंपल एपिथेलियम की। तो या तो यहां म्यूकोसा नहीं लिखना था या फिर वहां पे उसको नहीं लिखना था। तो इस चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे या आपको सोच के लाना है। या कुल मिला के सिंपल सी बात कि हमारी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है वो म्यूकस सेक्रीट नहीं करती है, फिर भी बक्कल कैविटी की लाइनिंग को म्यूकोसा कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कि बक्कल कैविटी की लाइनिंग से म्यूकस ना आने के बावजूद इसको म्यूकोसा क्यों कहा जाता है? या ईसोफेगस में ही हम देखें
तो वहां हम जानते हैं कि एनसीईआरटी हिस्टोलॉजी के अंदर लिखती है कि ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक की हिस्टोलॉजी है, और वहां लिखा है कि सबसे अंदर की तरफ यहाँ म्यूकोसा मौजूद होती है। तो वहां म्यूकस ना होते हुए भी उस जगह को म्यूकोसा क्यों कहा गया है, यह आपको सोच के लाना है। तो देखिए, अपन ने कहा कि यहाँ पर हियाटस, हियाटस के बाद क्या आ गया, डायफ्राम। अब यहाँ डायफ्राम के बाद अब ये आगे की तरफ कौन सा पार्ट आया, स्टमक। स्टमक के अंदर पार्ट होते हैं 4। सबसे पहले जहां पर ईसोफेगस ओपन होगा, इस पार्ट का नाम कार्डियक। क्या नाम देंगे, कार्डियक। यहां ऊपर वाला पार्ट फंडस, फिर यहां पर जो मेन सेंट्रल पार्ट ये, और नीचे की तरफ ट्यूबुलर पार्ट पाइलोरस। तो कितने पार्ट हुए, 4। ये चारों पार्ट मिलाकर के आपका क्या बना, स्टमक। तो हमारे स्टमक के अंदर पार्ट कितने हैं, 4। कौन कौन सा, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस। ईसोफेगस कहां ओपन होता है, कार्डियक पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट फंडस, बीच का सेंट्रल पार्ट बॉडी, नीचे का ट्यूबुलर पार्ट पाइलोरस। ये 4 पार्ट पाए जाते हैं। अब स्टमक के बारे में एनसीईआरटी पहली बात कहती है कि शेप कैसा, स्टमक का शेप कैसा है। अगली बात है कि स्टमक हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। तो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा वाइड पार्ट कौन सा है, स्टमक। तो आपने कहा कि स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है। शेप कैसा होता है बेटा, जे शेप होता है। तो अपन ने कहा जे शेप्ड है, वाइडेस्ट पार्ट है। 4 पार्ट स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो स्टमक है, इसके बारे में कुछ और चीजें देखिए। स्टमक में यहाँ जो इधर की तरफ वाला कर्व है, इसे बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसको कहा जाता है लेसर कर्वेचर, को आपको याद नहीं करना। स्टमक के ऊपर एडिपोज टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है, इसीलिए स्टमक के ऊपर जो सिरोसा होती है उसको ओमेंटम कहते हैं। पर वो अपन कल देखेंगे, आज नहीं। अभी अपने को याद क्या रख लेना है, स्टमक के अंदर पार्ट कितने हैं, 4। अब देखो, ईसोफेगस और स्टमक दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो जगह है, यहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। और ये जो स्फिंक्टर है, इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको बेटा आपने नाम क्या दिया, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर कहा। तो ये जो स्फिंक्टर है, इसको हमने नाम दिया गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसे और कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। और क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर इसको कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा गैस्ट्रोईसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर। वहीं पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है नीचे की तरफ, यानी कि जहां पर ये स्टमक जाकर के ओपन होगा, किसके अंदर, ड्यूडेनम में। क्योंकि स्टमक के बाद जो अगला पार्ट आएगा, ये होगा आपका सी शेप ड्यूडेनम। तो यहां से आगे सी शेप ड्यूडेनम कंटिन्यू करेगा। तो हमने कहा कि यहां से आगे कंटिन्यू करता है सी शेप ड्यूडेनम। तो अगला जो स्फिंक्टर है, ये ड्यूडेनम और पाइलोरस के बीच होता है। और इस स्फिंक्टर को हम नाम क्या देते हैं, तो इसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये वाले स्फिंक्टर को नाम क्या दिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा गया। अब जरा देखें, ये जो गैस्ट्रोईसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर है, यह आपके ईसोफेगस से स्टमक में फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। और इस स्फिंक्टर की जो ओपनिंग या क्लोजिंग है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्पेशली जब भी अगर हम थोड़ा सा इमोशनल हो, हम परेशान हो, या थोड़ा जरूरत से ज्यादा खुश हो, दुखी हो, उन सारी कंडीशंस में स्फिंक्टर ओपन नहीं होता। जैसे एज ऑफ नाउ अगर बात करें, अभी हम सबके अंदर ये स्फिंक्टर क्या है, क्लोज्ड है। ठीक, लेटर ऑन जब अगर हम खाना खाएंगे, तो जैसे ही फूड ईसोफेगस के अंदर पहुंचेगा, स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी अगर घर पे पापा ने पहले बहुत अच्छे से सेवा करी हो, फिर उसके बाद तुम्हें पास बिठा के खाना खिलाया हो, अच्छा चलो खाना खा लो, तो खाना गले से नीचे उतरता है कि नहीं, नहीं ना। तब ये स्फिंक्टर नहीं खुल रहा होता, ये मना कर देता नहीं खुलेगी। तो क्या होता है, फिर भी आपको दूसरे राउंड की चिंता होती है, तो दूसरा राउंड भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, आपको जबरदस्ती खाना ही खाना है। ठीक, वही में देखिए, ये जो स्फिंक्टर है, ध्यान देना,
ये स्फिंक्टर बेटा अपने अंदर ट्रू स्फिंक्टर नहीं होता, यानी कि हमारे अंदर कैसा है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि अगर इस स्फिंक्टर पे आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये ओपन हो जाएगा, वैसे अदरवाइज क्लोज रहेगा। इसके ओपन होने से फायदा आपको ये मिलता है कि आपके अंदर वोमिटिंग पॉसिबल होती है। हालांकि एनसीईआरटी वोमिटिंग को डिसऑर्डर में रखती है, पर वोमिटिंग हमेशा डिसऑर्डर नहीं है। जब अगर ज्यादा ही वोमिटिंग बार बार होने लगे तो ये डिसऑर्डर के फॉर्म में हो जाती है, अदरवाइज ये आपको फायदा ही देती है। कैसे वोमिटिंग से आपको फायदा होता है, तो बेनिफिट ये है कि मान लो तुम अपने किसी दोस्त की पार्टी में गए और वहां फूकट का खाना मिला, ठीक, खूब दबा के खा लिए। जब खूब दबा के खा लिए तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि आप में जितना, कौन किसको आप बीती सुना रहे हैं, नहीं तुम इतना अगर आपस में बिजी थे तो कोई ना कुछ सुना ही ना होगा। पार्टी में खाने कौन जाता है? पार्टी में खाने नहीं जाते? जवाब तो अपन ने कहा कि मान लो अगर जो है खूब बढ़िया से खाने को मिला और आपने खूब फ्री का खा लिया, तो अब क्या हुआ, स्टमक हो गया एकदम फुल। अब बॉडी के पास दो विकल्प है। पहला, जितना भी जो कुछ खाना खाया उसे स्टमक से पहुंचा इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन के पास जब पहुंचेगा, स्टमक को परेशान कर रहे हैं, इंटेस्टाइन को भी करेगा। तो अब पहला विकल्प तो ये था। दूसरा विकल्प कि इसको वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए, ठीक। एक तो ये सिचुएशन हो। दूसरा एक सिचुएशन कि मान लेते हैं किसी पर्सन ने कुछ भी अनपैलेटेबल खा लिया। अनपैलेटेबल का मतलब है कुछ भी ऐसा खा गया जो हमें नहीं खाना चाहिए था, तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा तुरंत वोमिटिंग होने लगती है। तो ये सारी कंडीशंस में जब भी ऐसा होता है, आपके मेडुला में वोमिट सेंटर एक्टिवेट होता है। वोमिट सेंटर तुरंत क्या करता है कि वो यहां से इधर की तरफ पेरिस्टाल्सिस कराना शुरू करेगा। यानी कि नॉर्मली पेरिस्टाल्सिस की डायरेक्शन कहां, ऐसे होती है। अब पेरिस्टाल्सिस इधर की तरफ होगी। जब अगर पेरिस्टाल्सिस अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होगा कि स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड यानी कि जितना गैस्ट्रिक कंटेंट है वो माउथ के थ्रू निकल के कहां चला जाएगा, बाहर। इसी चीज को वोमिटिंग कहा जाता है। यह हमारे लिए इसलिए पॉसिबल हो पाता है हमारे मामले में क्योंकि ये स्फिंक्टर अपने अंदर बेटा ट्रू स्फिंक्टर नहीं है। वहीं पर रोडेंट्स यानी कि चूहों के मामले में ये स्फिंक्टर ट्रू होता है, यानी कि उनके अंदर वोमिटिंग नहीं हो सकती। तो अब क्या होता है कि आप चूहा मारने की दवाई लेके आते हो, आपने आटे वगैरह में मिलाई और मिला के आपने रख दी, चूहे ने आके खाई। खाते ही चूहे को समझ में तो आ जाता है कि आज कुछ गड़बड़ हो गया, पर बेचारा खूब चाहे पर उसके बावजूद उसके अंदर वोमिटिंग तो हो नहीं सकती। अब जब वोमिटिंग नहीं हो सकती है तो बेचारा चूहा करे क्या? तो उसके केस में क्या होता है कि अब जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट था वो सारा कहां चला गया, इंटेस्टाइन के अंदर। बॉडी में डिफ्यूज होगा और डिफ्यूज होने के बाद अब ये डेथ कॉज करा देगा। अगर चूहे के केस में भी ये फॉल्स स्फिंक्टर होता तो उस केस में क्या होता है कि चूहा भी वोमिट करता और आराम से फ्री हो जाता। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तुम्हारे लिए काम बढ़ जाता है कि पहले चूहा मारने की दवाई रखो, फिर चूहे की उल्टी और साफ करते थे, दो काम हो जाते। तो अभी काम कितना करना पड़ता है अपने को, एक। इसकी वजह से फॉल्स स्फिंक्टर होने की वजह से। एक और चीज, ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर का अपने आप में बेटा एक अपन कहें फोरेंसिक साइंस में भी इंपॉर्टेंस होता है। फोरेंसिक साइंस का मतलब है कि जितना क्राइम वगैरह से रिलेटेड मेडिसिन की जो ब्रांच है उसको बोलते हैं फोरेंसिक्स। तो वहां भी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है इसकी कि अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो किसी तालाब में किसी जगह पे डूब के मरा है और पुलिस ने उसकी बॉडी वहां से रिकवर की, तो अब ये जानना जरूरी है ना कि यही डूब के मरा है या ऐसे कहीं और मारा गया है और लाके यहां डाल दिया है। तो अब होता क्या है कि जब कोई आदमी किसी जगह पे डूब के मरता है किसी भी पानी में, तो लास्ट में अच्छे खासे अमाउंट पे पानी हम पी जाते हैं। तो अब क्या हुआ, डेथ हुई, सेल की मेटाबॉलिज्म बंद, साथ में ब्लड भी पूरा कोएगुलेट कर जाता है, तो अब ये सी बात है एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, जब भी ऐसा कोई केस होगा तो स्टमक से हम पानी निकालते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि जिस तालाब या जहां पे भी ये मिला उस जगह का पानी लेके आओ। दोनों पानी को हम एनालाइज करते हैं, अगर दोनों का केमिकल कंपोजिशन वगैरह हमें सेम मिलता है तो हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि हम इसी पानी में डूब के मरा था। अगर ये डिफर करता है तो फिर अब पुलिस का काम शुरू होता है कि ढूंढ कि कहां मरा था,
कहां से लाके इसको डाला गया। तो अब अगर मान लो यही चीज तुमको अगर पता हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके फोरेंसिक वाले काम करते हैं, और तुम मान लो खुदा न खास्ता कहीं तुम सोच लो कि अपना करियर एज अ मर्डरर बनाने की, कि हम तो साहब बहुत बढ़िया वाले मर्डरर बनेंगे मेडिसिन पढ़ के। हाँ और बोला ये अभी बोला कौन? हाँ चलिए, तो जब भी अगर मान लो कि अगर जो मान लो इसने ऐसा डिसाइड कर लिया, तो अब देखो करने के तरीके क्या है। तरीका ये है कि आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाना है। तो आप पहले क्या करेंगे कि जो भी पर्सन है उस पर्सन को जहां कहीं भी आपको डुबाना है वहां से पानी लेके आओ, थोड़ा सा उसको पानी पहले पिलाओ, फिर उसके बाद अपने घर की किसी टंकी में एक्वेरियम में कहीं डुबा के मार दो, और फिर ले जाने के बाद उसकी डेड बॉडी को फेंक आओ। तो पता है बाद में पुलिस यही करने वाली है या डॉक्टर यही काम करेगा। जब डॉक्टर यही काम करेगा तो पानी का सैंपल मैच कर जाएगा और उसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठेगा कि यहाँ पे ही मरा था या कहीं और जाकर के मरा। तो इस तरीके से अपन ने इस स्फिंक्टर के बारे में बात की जो कैसा था, ट्रू स्फिंक्टर नहीं था। वहीं पर अब दूसरा स्फिंक्टर अपने पास कौन सा है, पाइलोरिक। ये पाइलोरिक वाला स्फिंक्टर ट्रू है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम कहते हैं कि फूड हमारे स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रहता है, यानी कि जब तक फूड 4 से 5 घंटे आपके स्टमक के अंदर मौजूद है तब तक ये पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रहेगा, तभी तक फूड आपके स्टमक के अंदर बना रहेगा। तो यहां तक इसके बारे में बात की अपन ने, स्टमक के बारे में। अब आगे अपन बात करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहला पार्ट कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पार्ट कितने होते हैं, 3। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहले पार्ट का नाम है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम। तो पहला ड्यूडेनम, दूसरे पार्ट का नाम जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम। तो ये 3 पार्ट यहां पर होते हैं। और ध्यान रखिए इलियम की स्पेलिंग, यहां जो इलियम आता है ILE वाला आता है, जबकि बोन में जब हम बात करते हैं तो वो ILI वाला इलियम होता है। तो यहाँ पार्ट कितने हो गए, 3। कौन कौन सा हुआ, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले ड्यूडेनम के बारे में आपने कहा कि ये कैसा होगा, सी शेप। फिर जेजुनम के बारे में आपने कहा कि ये कैसा है, लॉन्ग एंड कॉइल। तो लॉन्ग है और कॉइल है। फिर इसके बाद आपने कहा जेजुनम के बारे में कि ये वाला पार्ट कैसा है, तो इट इज हाईली कॉइल्ड। तो कितने पार्ट हो गए, 3। पहले का नाम कैरेक्टर सी शेप, दूसरा कैरेक्टर लॉन्ग एंड कॉइल, तीसरा पार्ट कैरेक्टर, अगर तीनों को सीक्वेंस में याद रखना हो तो DJI, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और फिर कौन सा आ गया, इलियम। ध्यान रखें नाम इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, न कि शॉर्ट इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा पार्ट कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है कि सबसे लंबा क्यों होता है, तो वो इसलिए कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या इसके पास पाया जाता है। तो अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है तो सरफेस एरिया चाहिए ज्यादा कि कम, सरफेस एरिया अगर चाहिए ज्यादा तो इसी के लिए है कि यहां पर मोर लेंथ। सबसे पहला एडाप्टेशन क्या है कि लंबाई ज्यादा। यानी कि अगर हम अलग अलग एनिमल्स में देखें तो हर्बीवोर या ओमनीवोर एनिमल्स जो होते हैं उनका फूड कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स है, तो उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है। कार्निवोर एनिमल्स का फूड कंपैरेटिवली सिंपल होता है, तो उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है कम। तो अब हमने कहा कि अगर किसी एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कम कर दी जाए तो उसके अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। अब इसके अलावा
दूसरी चीज और पाई जाती है यहाँ पे, एक तो होते हैं वाल्व्स ऑफ कर्करिंग। क्या पाए जाते हैं? वाल्व्स ऑफ कर्करिंग। हालांकि एनसीईआरटी इसका नाम नहीं लेती है, इसे और कहा जाता है प्लिके सर्कुलेट्स। वाल्व्स ऑफ कर्करिंग के अलावा यहां एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं विलाई, एंड देन देयर इज माइक्रोविलाई। ये चार चीजें हैं जो कि यहां सरफेस एरिया बढ़ाती है। बढ़ाएगी कैसे? ये मान लो आपका बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल कैसी? स्मूथ। अब क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अंदर की तरफ ऐसे करके कुछ आउट ग्रोथ पाई जा रही है सर्कुलर से, ठीक? यानी कि यहां पे क्या मौजूद है? कुछ गोल गोल से उभार मौजूद है। ये जो गोल गोल से उभार है ये आपकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जा रही है। अब ये गोल गोल से उभार जो है इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। तो ये जो गोल गोल से उभार है जिसने सरफेस एरिया को बढ़ाया उसको अपन नाम क्या देते हैं? प्लिके सर्कुलेट्स कहा जाता है। तो ये प्लिके सर्कुलेट्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। लाइकवाइज जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक? बॉटल में देखो लंबाई में कुछ ग्रूव्स हैं, ये जो ग्रूव्स हैं इसकी वजह से बॉटल का जो ओवरऑल सरफेस एरिया है अंदर की तरफ वो बढ़ गया। अगर बिल्कुल स्मूथ होता उसके कंपैरिजन में अंदर की तरफ जो ग्रूव है उसने लंबाई बढ़ा दी। यहां पे कैसा है? अलोंग द लेंथ है। अगर यही चीज मान लो सर्कुलर फैशन में होती तो यही आपका क्या होता? प्लिके सर्कुलेट्स बन जाते। तो हमने सबसे पहले कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ कई सारे सर्कुलर रिजेस पाए जाते हैं जिनको हम वाल्व्स ऑफ कर्करिंग या प्लिके सर्कुलेट्स कहा जाता है। अब इसी में से अगर मैं एक प्लिके सर्कुलेट को निकाल लूं, मान लो इसको हमने निकाला और इसको अब हम देखना चाहते हैं, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। जो प्लिके सर्कुलर है ये स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है। तो हमें दिखा कि जो प्लिके सर्कुलेट जिसको हम एकदम स्मूथ मान रहे थे वो स्मूथ होने की बजाय उसमें फिंगर लाइक फोल्ड है। ये जो फिंगर लाइक फोल्ड है इन्हीं को नाम क्या देते हैं? विलाई। तो अब ये जो विलाई है इसने सरफेस एरिया को बढ़ाया और कि घटाया? बढ़ा दिया। अब जो विलाई है ये कौन से टिश्यू का बना है? तो आपको बताएं कि ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर, कॉलमनर एपिथेलिया होती है। ब्रश बॉर्डर है यानी कि यहाँ क्या है? माइक्रोविलाई। तो अब आप देखिए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई घटा दें तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा ना। अगर वाल्व ऑफ कर्करिंग घटा दें तो सरफेस एरिया कम। अगर विलाई गायब हो जाए तो सरफेस एरिया कम। माइक्रोविलाई गायब हो तो भी सरफेस एरिया कम। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस एरिया को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने वाले फैक्टर कितने रहे आपके पास? 4। ये फैक्टर्स हैं जो कि यहां सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला आ जाता है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जब आप लार्ज कह रहे हैं तो इसको नाम आपने क्या दिया? लार्ज की लॉन्ग? मतलब कि इसकी लंबाई ज्यादा कि डायमीटर? तो हमने कहा कि इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा, जबकि लंबाई किसकी ज्यादा? स्मॉल की। एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट कौन? स्टमक। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है इस पार्ट को क्या कहा जाता है? सीकम। और सीकम को अगर हम देखें तो ये हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहां सीकम में आकर के ओपन कौन होता है? तो अपन ने कहा कि जो इलियम है ये इलियम आकर के सीकम में से ओपन होगा। तो अब देखो सीकम का जो एक सिरा है वो खुला है
और एक सिरा क्या है, बंद। जब अगर एक सिरा खुला है और एक बंद है तो सीकम को हम कहेंगे ब्लाइंड सैक। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सीकम। पहली बात ऐसे क्या कहा, ब्लाइंड सैक। सीकम क्या है, ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या है, एक एंड पर बंद, और सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक एंड पर अपने बंद है। दूसरा हम कहते हैं कि सीकम में मौजूद होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रोब। क्या पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो सीकम के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं और एक एंड इसका क्या होता है, बंद होता है। अब यहां पर सीकम में आकर के ओपन कौन हुआ, तो अपन ने कहा ये वाला पार्ट क्या था, इलियम। जब इलियम आकर के सीकम में ओपन हुआ तो इलियम और सीकम के जंक्शन पर यहां था एक वाल्व। क्या मौजूद था, एक वाल्व पाया जा रहा था जिसको नाम क्या दिया, इलियोसीकल वाल्व कहा। ध्यान रखें, स्फिंक्टर और वाल्व दो अलग अलग बातें होती है। स्फिंक्टर का मतलब होता है, ये मान लो कोई एक ट्यूब है, ठीक, इस ट्यूब की वॉल में यहां पर सर्कुलर मसल का एक पैच मौजूद है। ये जो सर्कुलर मसल था ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये ट्यूब क्या होगा, नैरो होगी और बंद हो जाएगी। ये क्या हुआ, स्फिंक्टर है। ये क्या है, स्फिंक्टर है। वहीं पर वाल्व का मतलब होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। जब फ्लो अगर यहां से यहां होगा तो फ्लैप खुल जाता है, जैसे ही फ्लो यहां से इधर होने की कोशिश करेगा फ्लैप बंद हो जाता है। यानी कि स्फिंक्टर पर जो भी फ्लो है वो कैसा हो सकता है, बाई डायरेक्शनल, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। हमने कार्डियक स्फिंक्टर के केस में देखा, जबकि वाल्व पर फ्लो अपोजिट नहीं होता, वाल्व हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो यहां पर जो पाया जा रहा है इसका नाम क्या है बेटा, इलियोसिकल वाल्व। तो हमने कहा कि यहां पर यह है आपका इलियोसिकल वाल्व। और इस इलियोसिकल वाल्व का काम क्या होगा, तो ये बेटा प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ फीकल मटेरियल। ध्यान रखेंगे, जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तब तक हम इसे फूड या काइम कहते हैं। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया अब हम इसे क्या बोलते हैं, फीसेस कहते हैं। तो ये जो फीसेस है इसका बैक फ्लो ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या पाया गया, इलियोसिकल वाल्व। अब इधर जो सीकम है इसके बारे में हमने कहा ब्लाइंड सैक है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स है। सीकम में नीचे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फंक्शनल ऑर्गन के वेस्टिजियल, तो ये कैसा ऑर्गन हो गया, वेस्टिजियल। अब यहां पर सीकम के बाद अगला पार्ट स्टार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलन। तो सीकम के बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ जिसको आपने कहा कोलन, और कोलन का पहला पार्ट ऊपर जा रहा है तो क्या कहे, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग कह दिया। फिर अगला पार्ट इसका ये अब ऐसे करके जा रहा है तो अब इसको नाम क्या दे दें, ट्रांसवर्स। फिर इसके बाद अगला पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, क्या नाम दोगे, तो ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, डिसेंडिंग। फिर एक पार्ट इधर की तरफ आ रहा है, इसका नाम, तो कितने पार्ट हुए, 4। सबसे पहले ऊपर जा रही पार्ट को हमने क्या कहा, असेंडिंग। ये सारे पार्ट हैं किसके, कोलन के ना। ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स। फिर नीचे आता हुआ पार्ट डिसेंडिंग। फिर यहां पर जो पार्ट थोड़ा सा ऑब्लिक गया इसका नाम सिग्मॉइड। तो हमने कहा कि कोलन के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। अब आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां कोलन में लगभग सीकम से स्टार्ट करके एक आपको ऐसे करके एक पट्टी जैसी दिखाई है, यहां रन करते हुए दिखाए ना। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसका नाम है टीनियाई कोलाई। ये क्या है बेटा,
टीनियाई कोलाई है। तो ये स्ट्रक्चर है यहां टीनियाई कोलाई। ये एक्चुअली 3 बैंड्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल के। कौन सी मसल के बैंड है? लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल के यहां पर बैंड्स कितने पाए जाते हैं? 3। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के यहां पर 3 बैंड पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टीनियाई कोलाई कहा जाता है। ये टीनियाई कोलाई की लंबाई कोलन की पूरी लंबाई के कंपैरिजन में कम होती है। कम होने की वजह से कोलन में क्या बन जाते हैं? पाउचेस। ये जो पाउचेस बने इनको नाम क्या दिया? हॉस्ट्रा। तो जो पाउचेस बने उनका नाम हॉस्ट्रा। तो यहां पर कुछ पाउचेस बन जाते हैं, जिन पाउचेस को नाम क्या दिया जाता है? हॉस्ट्रा नाम देते हैं। तो हमने कहा टीनियाई कोलाई है, यहां कुछ पाउचेस बने जिनको कहा हॉस्ट्रा। अब ये जो सिग्मॉइड कोलन है ये ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी कि रेक्टम में, या वो ओपन कहां होगा? रेक्टम के अंदर जाकर के ओपन हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये अब जाके ओपन हुआ रेक्टम में, जिसका काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस। तो फीसेस को टेम्परेरी स्टोर करना ये काम किसका है? रेक्टम का। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो मसल्स हैं वो पाई जाती हैं स्टमक में, और सबसे कम मसल्स होती हैं रेक्टम के अंदर। ये रेक्टम आगे की तरफ ओपन किसके थ्रू होगा? एनल कैनाल और फिर एनस के थ्रू। तो यानी कि यहां पर ये एनल कैनाल और फिर क्या आ गया? एनस। एनस के पास यहां 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। एक स्फिंक्टर अंदर की तरफ होगा, जबकि एक होगा बाहर की तरफ। एक अंदर और एक कहां? बाहर। इसको आपने क्या कहा? तो एक को अंदर वाले को कहा इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो अंदर वाले का नाम क्या हुआ? इंटरनल एनल स्फिंक्टर हुआ। जबकि बाहर वाले को क्या बोलोगे? बोलो जरा, क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इन दोनों में से जो इंटरनल वाला है ये वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? अंदर वाला इनवॉलेंट्री, जबकि वही बाहर वाला वॉलेंट्री। तो बाहर वाला इसमें से वॉलेंट्री होता है, जबकि अंदर वाला कैसा रहेगा? इनवॉलेंट्री होगा। यानी कि बाहर वाला ऑपरेट होता है अपनी विल के बिना, हमारी इच्छा के बिना ऑपरेट होता है अंदर वाला, जबकि वही बाहर वाला वो हमारी विल के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा। छोटे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट की हम अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। बच्चे में डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज कही जाती है जब उसके अंदर फीसेस और यूरिन का कंट्रोल आ जाता है। यानी यूरिथ्रल स्फिंक्टर में भी बाहर वाला वॉलेंट्री हो जाता है और एनल स्फिंक्टर में भी बाहर वाला कैसा हो जाता है? वॉलेंट्री। अदरवाइज छोटे बच्चे में लगभग 3 साल की एज तक ये दोनों स्फिंक्टर्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री। तो यहां पे हमने कहा कि रेक्टम आ गया। अब देखिए, पहले एनसीईआरटी बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट लिखती थी, सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन के अंदर 3 पार्ट लिखती थी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। बाद में जब ऑब्जेक्शन किया गया तो एनसीईआरटी ने इसमें सिग्मॉइड भी ऐड किया। एनसीईआरटी ने डायग्राम में जोड़ दिया, एक जगह और जोड़ दिया, पर लास्ट में जाकर के नहीं जोड़ा। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर में लास्ट वाली लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि डिसेंडिंग कोलन ओपन इनटू रेक्टम। देखो मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? डिसेंडिंग कोलन ओपन इनटू रेक्टम मिल गया। यहां पे डिसेंडिंग की जगह क्या होना चाहिए था? सिग्मॉइड होना क्या था? सिग्मॉइड। रेक्टम में ओपन कौन होता है? सिग्मॉइड कोलन, न कि डिसेंडिंग कोलन ओपन होता है। तो यहां पर हमने कहा कोलन में पार्ट कितने? 4, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कोलन ओपन हुआ रेक्टम में। रेक्टम की अगली ओपनिंग का नाम एनस। एनस वाली ओपनिंग पर स्फिंक्टर कितने? 2। अंदर वाला इनवॉलेंट्री, बाहर वाला वॉलेंट्री। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक है? माउथ से एनस। बक्कल कैविटी की रूफ का नाम? पैलेट। फ्लोर पे कौन? फ्लोर पे, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे
टंग को बकल कैविटी के फ्लोर से कौन जोड़ता है? टंग पे क्या पाए जाते हैं? पैपिला। पैपिला में से ज्यादातर पे टेस्ट बड एब्सेंट। फिर हमने कहा बकल कैविटी आगे ओपन किसमें होगी? फेरिंक्स। फेरिंक्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ईसोफेगस की ओपनिंग, ईसोफेगस की गले, ईसोफेगस की ओपनिंग गले। ग्लॉटिस को बंद करता है। फिर ईसोफेगस नेक थोरैक्स से स्टार्ट करके कहां एंटर करेगा? एब्डोमेन। ओपन किसमें होगा? स्टमक का शेप पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ईसोफेगस और स्टमक के बीच स्फिंक्टर गैस्ट्रोईसोफेजियस। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम का शेप, जेजुनम का कैरेक्टर लॉन्ग एंड पॉइंट, इलियम का स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए पहले प्लीकेज सर्कुलेट, फिर उसके बाद विलाई, फिर माइक्रोविलाई। और उंगलियों की लेंथ इसकी ज्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से? सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है जिसका नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिम्बायोटिक माइक्रोब कहां होते हैं? कोलन के 4 पार्ट असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सीकम। इलियम और सीकम के बीच बाल इलियोसीकल बाल। फिर सिग्मॉइड कोलन ओपन किसमें हुआ? रेक्टम। रेक्टम ओपन होगा एनस। स्फिंक्टर कितने? 2। अंदर वाला, बाहर वाला, कॉलेज। तो यहां तक बात की अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। अब कल अपन बात करते हैं अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कि हिस्टोलॉजी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है। हाँ, ड्यूडेनम से नहीं, क्योंकि नहीं बेटा, उसके लिए क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन भी तो आपको कराना होगा। वहां जो वोमिट सेंटर था, वोमिट सेंटर जो सिग्नल भेजता है वो सिग्नल क्या होता है? पाइलोरस से ऊपर कार्डियक पार्ट की तरफ कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। पर ड्यूडेनम में रिवर्स पेरिस्टल्सिस कराने वाला कोई सेंटर है ही, तो इसलिए ड्यूडेनम से फूड वापस से नहीं जाएगा। हाँ, वहां पाइलोरिक स्फिंक्टर यूनिडायरेक्शनल नहीं है। स्फिंक्टर तो सारे बाई डायरेक्शनल होंगे, पर आगे कॉन्ट्रैक्शन कराने वाली मसल है इसलिए